जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 10वीं क्लास की 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, इतिहास का, जिसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता की वन शॉट वीडियो बनाएंगे और साथ में इसके नोट्स भी बनाएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज एश्योर करना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, ये वीडियो हमारी 30 से 40 मिनट की मुश्किल से रहेगी, तो आपका पूरा लेसन अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका इन नोट से बाहर नहीं आएगा और आप लोग आपके फाइनल एग्जाम में, सेट के एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में बड़े अच्छे से करेंगे। सेकंड थिंग, अगर ये वीडियो आप लोगों को इंग्लिश में भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को हम लोग इंग्लिश में भी बनाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, फर्स्ट, इस चैप्टर का नाम है हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभ्यता हम लोगों को सिंध, सरस्वती और सिंधु नदी के किनारों पे, इन दोनों नदियों के बीच में इसके बहुत ज्यादा स्थल मिलते हैं, इसलिए बच्चों इसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। परिचय, यह सभ्यता हमारी दुनिया की, नॉट ओनली भारत की, पूरी दुनिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो बच्चों अपना कॉपी पेन निकालें और राइट डाउन करें, यह हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सेकंड, इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी खुदाई सबसे पहले हड़प्पा शहर में हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, पहले इसके ज्यादातर स्थल हमें सिंधु नदी के किनारे मिले थे, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और नेक्स्ट है, इसको हम सरस्वती सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, जैसा हम लोगों ने बताया। ओके बच्चे, राइट डाउन, नोट करें सब लोग। सेकंड आता है जो आपकी बुक में है, खोज। क्या आता है? खोज। इस सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? हड़प्पा स्थल, जो कि आज के समय पे कहाँ है? पाकिस्तान में है। दूसरा, अगर सेकंड पॉइंट मैं बताऊं तो 1922 ईस्वी में इसी सभ्यता के दूसरा शहर मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। कहाँ पे? ओके, मोहनजोदड़ो शहर में। ओके, राइट डाउन करें सब बच्चे, नोट करें, नोट्स बनाएं साथ के साथ। तो ये मोहनजोदड़ो में की गई थी। अब इसका तीसरा पॉइंट आता है बेटा, इसका विस्तार। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो यह सभ्यता बहुत ही ज्यादा फैली हुई है। सबसे पहले यह सभ्यता त्रिभुज के आकार की, त्रिभुज के आकार में फैली हुई है। यह हमारे, अगर ये हम उत्तर में, भारत में जो हमारे जम्मू के पास मांडा जगह है वहां तक, दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद जगह तक है, और ये पश्चिम में आज के पाकिस्तान में सुतकांगेडोर पश्चिम में, और पूर्व में है ये हमारी आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस सभ्यता की हमारी ये है पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। और अगर मैं यहाँ उत्तर से और इस दक्षिण की बात करूं तो ये फैली है 1400 किलोमीटर में। तो जल्दी से राइट डाउन करें, ये इस सभ्यता का हमारा विस्तार है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसका कुल क्षेत्रफल बताऊं, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। तो इतना सब बच्चे राइट डाउन करें, मैं ऊपर से इसको मिटाना शुरू करता हूं। जल्दी से इसको राइट डाउन करें। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे ये है, हमने इसकी खोज और ये सब पॉइंट हम लोगों ने देख लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी, अगर साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो पॉज करके भी आप लोग ये नोट्स बनाएं, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है। सेकंड, अगर इसके हम
प्रमुख स्थल की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख स्थल की अगर हम लोग बात करें, जैसे ये हरियाणा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा राखी गढ़ी, जो आज भी जहाँ पे खुदाई चल रही है, राखी गढ़ी है सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरे नंबर पे आता है बनावली, आप लोग बोल सकते हो मित्ता थल है, भिरडाना है। ये बहुत सारी साइट हैं जो इम्पोर्टेंट है हरियाणा में। अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब जो आज के समय में पाकिस्तान वाला पंजाब की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमारा इम्पोर्टेंट है हड़प्पा स्थल इम्पोर्टेंट है। दूसरा वहां के सिंध प्रांत पाकिस्तान का ही अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो। अपने राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो कालीबंगा। और गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में आपकी इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MI साइट्स हैं तो वो है हमारी लोथल और धोलावीरा। ये इसकी इम्पोर्टेंट साइट हम लोगों ने अभी तक देखी हैं। अगर इसके में ये काल विभाजन, यह सभ्यता है जो वह मुख्य रूप से 3 प्रकार से विकसित हुई। जैसे आदमी का यौवन अवस्था, बचपन, यौवन अवस्था और बुढ़ापा होता है, ऐसे ये इसकी भी 3 अवस्थाएं हुई। सबसे पहले अगर प्रारंभिक हम लोग बात करते हैं, अगर प्रारंभिक काल की बात करते हैं जिसका समय हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 4000 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक का समय है। दूसरा है ये नगरीय काल, जिसमें यह अपने यौवन पे थी, यानी कि सभी पूरा नगर हर जगह स्थापित हो चुके थे। 600 से लेके 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। और अगर तीसरा हम बात करते हैं तो यह था इसका उत्तर काल बोल सकते हैं हम लोग। अगर उत्तर काल की मैं बात करूं तो उत्तर काल है इसका 1900 ईसा पूर्व से लेके और 1300 ईसा पूर्व तक। तो ये इसका समय था। अभी काल विभाजन के बाद जैसे हम लोगों ने देखा, यह सभ्यता मेनली मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। तो इसके नगरों की भी कुछ विशेषताएं रही होंगी, तो अभी हम बात करेंगे इसकी कौन सी ये नगरीय व्यवस्था थी। तो नगरीय योजना, सबसे पहले यहाँ पे नगरीय योजना आप लोग लिखें। नगरीय योजना में इसके नगर 2 भागों में, 2 हिस्सों में बटे हुए थे। इसके एक हिस्से को हम लोग बोलते हैं दुर्ग यानी कि किला। एक इसको इंग्लिश में इसको इंग्लिश में हम सिटाडल भी बोलते हैं। तो ये था इसका एक हिस्सा। और अगर इसके दूसरे हिस्से की बात करें तो दूसरा हिस्से को वो जिसमें बोलते हैं हम निचला नगर। क्या बोलते हैं? निचला नगर। जितने भी शहर के प्रशासनिक कार्य होते थे, ठीक है, जितने भी शहर के प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्य होते थे, वो सब कार्य इस सिटाडल से किए जाते थे, दुर्ग से किए जाते थे। और निचले नगर में सामान्य लोग इसके अंदर रहते थे। एक चीज इसकी विशेषता थी। दूसरी अगर हम बात करें तो यह जो नगर होता था, इसकी सड़कें समकोण पर काटती थी। जैसे ये ग्रिड सिस्टम, ऐसे सड़कें हैं तो आपस में फिर ऐसे काटती थी।
थी। तो इसको हम ग्रिड पद्धति भी बोलते हैं और इसकी सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तीसरा अगर बात करें तो वहां पे मकान पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे और साथ में गलियां और सड़कें भी पक्की ईंटों की थी और ईंटों का अनुपात था 1:2:3, 1:2:4 यहाँ की ईंटों का अनुपात था, जो कि बड़ी ही अच्छी बनी हुई थी। फिर इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उत्कृष्ट जल निकासी। तो बच्चों इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस यहाँ पे जो पक्की नलियां बनी हुई थी, नालियां बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। जैसे घर की, पहले हमारे घर की नालियां गली की छोटी नालियों में मिली हुई थी, छोटी नालियां फिर घर के बड़ी नालियों, जो बड़ी मेन गली होती थी, मेन सड़कें होती थी, उसकी नालियों में बनी हुई थी और साफ सफाई का बहुत ही अच्छा प्रबंध रखा जाता था। ये इसकी इतने साल पहले ये लोग इतना अच्छा सफाई का ध्यान रखते थे। फिर उसके बाद करूं तो उसके साथ ही हमें कुछ सार्वजनिक ठीक है स्थल भी मिले हैं सार्वजनिक, जैसे हमें स्नानागार। आज के समय का अगर मैं बात करूं तो जैसे स्विमिंग पूल होता है हमारा, ये लोग वहां पे ऐसा पता चलता है कि किसी न किसी ओकेजन पे नहाते होंगे या कोई रिचुअल करते होंगे। जैसे आज के समय में ब्रह्म सरोवर वगैरह है तो वैसे ये लोग नहाते होंगे। और हमें अन्नागार, जैसे हमारे अन्न भंडारण के लिए अन्नागार जैसे भी बड़े बड़े हमें मिले हैं। जैसे कि आज के समय पे आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज और अदर स्टोरेज रहते हैं, तो वो हमें मिले हैं। अभी नेक्स्ट जो हम इनका देखेंगे, आर्थिक जीवन। पहले पहले बेटा इनके मैं राजनीतिक जीवन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इनका राजनीतिक जीवन के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए राजनीतिक जीवन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें उनकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। तो इनके आर्थिक जीवन की हम बात करते हैं। आर्थिक जीवन आप लोग लिखें अभी इनके, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था और साथ में ये लोग क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। कृषि और पशुपालन भी करते थे। अब कृषि में कौन कौन सी खेती की जाती थी, वहां पे गेहूं, जौ, ये लोग गेहूं उगाना जानते थे, जौ उगाना जानते थे, साथ में तिल व कपास। देखो कितने समय पहले ये कपास उगाना जानते थे, उसी के कपड़े बना के पहनते थे। कपास को सीडन भी बोला गया, जो मेसोपोटामिया के लोग हैं ना, उन्होंने इन्हीं की कपास को सीडन भी बोला है। अभी ये लोग पशुपालन भी कर रहे हैं, ये इनके आर्थिक जीवन इस आधार पे था। साथ में ये लोग व्यापार भी करते थे और इनका व्यापार दो तरीके का था। एक तो आंतरिक व्यापार जो देश के अंदर होता था, आंतरिक, और दूसरा था बेटा बाह्य व्यापार। कौन सा व्यापार, बाह्य या विदेशी, इसको विदेशी देशों के साथ भी बोल सकते हैं हम लोग, विदेशी व्यापार करते थे। ये लोग जो व्यापार करते थे वो हम लोगों को पता चला उस समय की जो मेसोपोटामिया के साथ भी इनका व्यापार होता था। दूसरे देशों से ये बहुमूल्य पत्थर, सोना, तांबा, ये सब चीजें मंगाते थे और इनका उपयोग करते थे। फिर हम लोग देखते हैं ये लोग मिट्टी के बर्तन, मनके, मोतियों के मनके, जैसे माला के अंदर होते हैं मनके, आभूषण और धातु उद्योग पर काम, इनका मिट्टी के बर्तन, मनके, आभूषण और धातु उद्योग भी इनका विकसित था। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं
कि इनकी जो आर्थिक लाइफ थी, जो इनका अर्थव्यवस्था थी, वो बड़ी अच्छी थी। अर्थव्यवस्था के बाद अगर हम लोग आगे बात करें इनका सामाजिक जीवन, समाज कैसा था, कैसे ये लोग रहते थे। अगर इनके जैसे आज के समाज में दो तरह का वर्ग हम लोगों को दिखाई देता है, एक पैसे वाले लोग हैं, यानी कि धन दौलत वाले लोग हैं, अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है। तो सामाजिक जीवन में अगर हम बात करें इनका सामाजिक जीवन की अगर बात करते हैं तो सामाजिक जीवन में समाज में व्यापारी, किसान, शिल्पकार, समाज में व्यापारी, ठीक है, किसान, आप नोट डाउन करते जाएं, किसान, शिल्पकार और मजदूर थे, जैसे आज के समय में होते हैं। स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था, जो महिलाओं का, स्त्रियों का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्थान था। अगर और आगे बात करें, परिवार एवं नगर जीवन व्यवस्थित था। और अगर इनके हम परिवारों की बात करते हैं, इनका परिवार, जैसे आजकल समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, परिवार और नगरीय जीवन, ये लोग नगरों में रहते थे, शहरों में रहते थे। नगरीय जीवन व्यवस्थित था, अस्त व्यस्त नहीं था, व्यवस्थित था। इस हिसाब से हम इनका सामाजिक जीवन के बारे में बता सकते हैं। ये लोग अच्छे खासे मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते थे, ठीक है। जो आज के समय में मनोरंजन के समय में इंडोर मतलब अंदर के गेम, और आउटडोर घर से बाहर के गेम, आउटडोर गेम्स, ठीक है। तो दोनों खेलते थे। इनमें शतरंज का हम बात कर सकते हैं, ये लोग शतरंज और दूसरे खेल भी खेलते थे। इस हिसाब से इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। अभी अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन, इनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, कि कैसे, किस रिलीजन में विश्वास करते थे, कैसे इनका धार्मिक जीवन। जैसे आज के समय में हम लोग देखें, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तरीके के लोग रहते, तो इनके धार्मिक जीवन में किसकी पूजा करते थे। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी की बहुत सारी मूर्तियां हमें मिली हैं। दूसरा, ये लोग पशुपति, एक हमें जो मूर्ति मिली है वो पशुपतिनाथ के रूप में, पशुपतिनाथ, उनके चारों तरफ भगवान, जैसे कि आदि शिव, इनको हम आदि शिव की उपाधि दे सकते हैं कि आदि शिव के रूप में मूर्तियां मिली। उनके चारों तरफ है हमें हिरण, बाघ जैसे बहुत सारे जानवर भी मिले हैं। तो ये आदि शिव हमें लगता है। फिर हम बोल सकते हैं कि हम लोगों को उस समय का, ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह, ये है जो हमारा, जैसे ये स्वास्तिक का चिन्ह है, तो ऐसा हमें निशान मिला है जिससे हमें पता चलता है कि ये स्वास्तिक, ठीक है। स्वास्तिक की भी ये लोग पूजा करते थे। फिर हमें पता चला है ये लोग पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के साथ में बहुत सारे पशुओं की, ठीक है, पशुओं की भी पूजा करते थे। और अगर एक पॉइंट और बोलूं तो मैं, ये लोग शिवलिंग भी हमें खुदाई से मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग शिवलिंग की भी पूजा करते थे। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊं आप लोगों को, कालीबंगा से हमें बहुत सारे अग्निकुंड मिले हैं, जिससे पता चलता है ये लोग यज्ञ करते होंगे। और साथ में हमें योग मुद्रा में मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है ये लोग योग अभ्यास करते होंगे। तो इस हिसाब से हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में बता सकते हैं या पता चलता है। अब धार्मिक जीवन के बाद अगर मैं
इनके अगले पॉइंट जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है कि इनकी कला और संस्कृति, कि ये इन लोगों की कला एवं संस्कृति कैसी थी। तो इनकी कला की अगर हम लोग बहुत थोड़े से में बात करें, कला व संस्कृति, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना, इसको नोट डाउन करते जाइए, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए नोट्स बनते चले जाएंगे, उसमें इनकी अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग काश्य की नृत्य की मूर्ति, ये लोग काश्य, हमें सबसे पहले काश्य की नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसमें ये लोग कांस्य धातु, आप लोगों ने ब्रॉन्ज सुना है, ये ब्रॉन्ज मेडल जैसे होता है, गोल्डन, सबसे पहले गोल्ड मेडल होता है, फिर उसके बाद सिल्वर मेडल होता है, फिर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज ये कांस्य होता है, और ये है तांबा प्लस, ठीक है, टीन से मिलके बनता है, तांबा और टीन धातु से मिलके बनता है, तो वो हमें इनकी मूर्तियां मिली हैं। उसके बाद दाढ़ी वाले पुरुष की अगर हम बात करें तो दाढ़ी वाले पुरुष की एक हमें बहुत ही अच्छी मूर्ति मिली है, जिसका आपके किताब में फोटो भी है, जो कि पत्थर की है, ठीक है, पाषाण की, बहुत अच्छे से जिसको डिस्क्राइब कर रखा है, बना रखा है। तो वो भी इनके इतने अच्छे ये लोग कलाकार थे, इनकी बहुत सारी अनेक मोहरें, हमें अनेक मोहरें इनकी मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है ये लोग है ना सेल खड़ी मिट्टी की मोहरों का भी उपयोग करते थे। कौन सी? सेल खड़ी। ये अगर वर्ड आप कीवर्ड है, अगर ये पेपर में लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद सुंदर मिट्टी के बर्तन और बहुत सारे आभूषण मिले हैं हमें, सुंदर मिट्टी के बर्तन व आभूषण, बहुत सारे आभूषण, ये आभूषण हम लोगों को सोने के आजकल मिल रहे हैं। हमारी राखी गढ़ी में भी अभी नए सर्वे हुए हैं, जिससे पता चला कि सोने का उपयोग वे बड़ी मात्रा में करते थे, सोने के, चांदी के, इन सब के आभूषण हमें मिले हैं, ठीक है। तो इसका ये लोग उपयोग करते थे। अभी हम लोग यहीं पे और बात करते हैं लिपि। इनकी जो लिपि है बेटा, आज तक इनकी लिपि को पढ़ा लिखा नहीं गया है। अगर इनकी लिपि को पढ़ा जाता तो इसके बारे में हमें और ज्यादा, बहुत ज्यादा जानकारी इनके बारे में मिल सकती थी। तो इनकी लिपि है जो, उसको चित्रात्मक, चित्रात्मक मतलब इनकी लिपि में चित्र जैसे साइन बने हुए हैं, चित्रात्मक लिपि कहा गया है। इसी लिपि को इंग्लिश में पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी भी कहते हैं। इसको कई जगह आप लोगों को भाव चित्रात्मक भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इनकी लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। आज तक यह पूरी तरीके से पढ़ी नहीं गई है। इसको नोट डाउन करें, पढ़ी नहीं गई है। तो ये हो गया। अभी इस सभ्यता के बारे में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया है, केवल एक चीज रह गई है, वह जब ये इतने अच्छे लोग थे, इतने सालों तक ये सभ्यता रही, तो इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, ये सभ्यता आखिरकार खत्म कैसे हो गई। तो इसके बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम में। हर बार मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है कि इस सभ्यता के पतन के कारण, सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे, ये क्वेश्चन आएगा। और ये 5 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। तो इसके पतन के कारण है जो सबसे पहले हम बोल सकते हैं, पहला कारण है जो आपकी किताब में भी लिखा है, प्रशासनिक स्थिरता आ गई थी, कि जो प्रशासन चल रहा था वो इतने अच्छे से नहीं चलना बंद हो गया, प्रशासनिक स्थिरता। दूसरा अगर बोलें, दूसरा कारण हम बोल सकते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया था। जो हम लोग देखते हैं, इस सभ्यता का नाम ही हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता है। तो नदियों ने मार्ग बदल लिया, जैसे कि हमें पता आज के समय में हमारी जो सिंधु नदी है वो क्या लुप्त हो गई है, नदियों ने मार्ग बदल लिया, दूसरा कारण।
सिंधु नदी ने बार बार अपना मार्ग बदल रही थी, सरस्वती नदी तो लुप्त प्राय होगी, तो इन लोगों को, आदमी को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, तो इन्होंने अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन इन्होंने करना शुरू कर दिया। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन। उस समय पे हमें हमारे इतिहासकारों को पता चलता, बहुत सारे एरिया में पता चल रहा है कि जलवायु में बड़े लेवल पे, बहुत उच्च लेवल पे बदलाव हुए, जिससे इन लोगों को मजबूर होना पड़ा अपनी जगह को छोड़ने के लिए। चौथा अगर बात करें तो हमें पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आपदाएं आने लग गई, तो इससे हमें पता चलता है जैसे बाढ़, वहां पे बहुत सारे नगरों में, जैसे मोहनजोदड़ो में, लोथल वगैरह में, आदर्श नगर में कई बार बहुत सारी बाढ़ आई। जैसे मोहनजोदड़ो नगर 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। तो वहां पे बाढ़ बार बार आने लगी। कई दूसरी जगह पे हमें सूखा पड़ गया, सूखे का भी प्रभाव पता चलता है कि जिससे इन लोगों को अपनी जगह छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं तो वो था, हम लोग बोल सकते हैं महामारी। महामारी जैसे वहां पे मलेरिया वगैरह फैल गया या दूसरी बीमारियां आ गई, तो जिसकी वजह से इन लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। जैसे आज के समय पे हमारे इतिहासकार वहां पे जो मृतक लोगों की जो हड्डियां मिली हैं, उनका अगर जब डीएनए टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो उनसे पता चलता है कि वो लोग किसी न किसी बीमारी से मरे। तो मलेरिया से भी बहुत सारे लोग मरे। तो ये भी एक कारण हम लोगों को नजर आता है। और छठा जो अगर मैं कारण बताऊं तो वो बोल सकते हो आप लोग, व्यापार में कमी। तो ये सभ्यता के जो इनका व्यापार, आंतरिक और बाह्य व्यापार, विदेशी व्यापार इतना अच्छा हो रहा था इतने बड़े लेवल पे, धीरे धीरे वो व्यापार कम होने लगा, व्यापार कम होने लगा। तो यह सभ्यता नगरीय सभ्यता से धीरे धीरे वापस से ग्रामीण सभ्यता के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गई। तो जो इसका हम उत्तरकालीन काल देखते हैं, जो कि 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक का है, उसमें इनके व्यापार में कमी आ गई। और ये सभ्यता खत्म नहीं होके इस सभ्यता ने अपना पलायन सिंधु सरस्वती से गंगा यमुना की नदियों की तरफ कर दिया, और साथ ही साथ यह सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता के रूप में बदल गई। तो यही था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर को बड़े अच्छे से करना, ये इसके नोट्स करना और रिवीजन करना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।